वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की नई इकाई 5 मुगल साम्राज्य, जो कि आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है, कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मुगल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियां। तो देखिए, आप कोई भी किताब उठाएँगे, आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मुगल जो है ये बहुत सारे तथ्यों, कंटेंट और इसमें दुनिया भर के फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, उन सब के बारे में। बट मैंने जो आज कंटेंट तैयार किया है, ये बहुत कम तो नहीं है, 4-5 पेज का कंटेंट है दोस्तों। इसमें सारे मुगल जितने भी बादशाह हुए हैं, उन सब के बारे में मैंने थोड़ा-थोड़ा बताया है, और फिर लास्ट में थोड़ा-सा मैंने मुगल प्रशासन को भी एक्सप्लेन किया है। पर जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मैंने सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स को यहाँ पे क्या किया है, कवर अप किया है। या आपका वीडियो जो होगा ये रिवीजन बेसिस पे होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको स्टडी सर्कल वीसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जिनको भी आप में से मेरे दोस्तों को टेलीग्राम पे मतलब इसका जो पीडीएफ कंटेंट चाहिए था, अगर आपको पीडीएफ कंटेंट चाहिए तो मैं आपको डेली बेसिस पे, एक साथ तो नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट डेली बेसिस पे मैं आपको इसका क्या करूंगा, आपको पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है स्टडी सर्कल वीसी। देखिए यहाँ पे आपका जो वाटर मार्क है, ये देखिए स्टडी, STUDY स्टडी, CIRCLE और वीसी, VC, ये डालेंगे तो आपको टेलीग्राम पे एक चैनल मिलेगा। बिल्कुल अभी हम मेंबर्स वहाँ बिल्कुल 1-2 ही मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ज्वाइन करिए उसको। कंटेंट कम से कम अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले ही मैंने क्या कर दिया है, प्रसिद्ध मकबरा। मकबरा मतलब कि उनको मरने के बाद कहाँ दफनाया गया है, सबसे पहले मैंने यही बना दिया है। मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है, ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है। तो आइए हम आज अपनी शुरुआत ही यहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक एक प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। या तो आपके शिक्षक भर्ती में पूछ ले, या जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम होने वाले हैं वहाँ कहीं ना कहीं इसको जरूर पूछेगा आपको। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मकबरे की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो बाबर। तो बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल में है। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ हो गया? बाबर का मकबरा हो गया काबुल में। हुमायूं का मकबरा हो गया दिल्ली में। ठीक है, बाबर का कहाँ हो गया? काबुल। देखिए, काबुल को ही अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो काबुल, ठीक है, काबुल। काबुल में किसका है? तो क से काबुल और ब से बाबर। क से काबुल और ब से बाबर। हुमायूं का देखते हैं दिल्ली में है। हुमायूं का कहाँ पे है? दिल्ली में है। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मिलेगा सासाराम बिहार, बक्सर जिला। ठीक है, शेर शाह सूरी का कहाँ मिलेगा दोस्तों? सासाराम। सासाराम कहाँ है? बिहार में है, और बक्सर जिले के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। अकबर का है सिकंदरा में है। अकबर का कहाँ पे है? सिकंदरा में है। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर का दोस्तों शहादरा, लाहौर में है। ये कहाँ पे है? शहादरा, लाहौर में है। शाहजहां की बात करूं दोस्तों मैं, शाहजहां आगरा, सबको पता है, शाहजहां और मुमताज बेगम आगरा। औरंगजेब की बात करूंगा दोस्तों, तो औरंगजेब जो है औरंगाबाद में। फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, शेर शाह सूरी सासाराम बिहार, अकबर सिकंदरा, जहांगीर शहादरा, शाहजहां आगरा और औरंगजेब औरंगाबाद। ये मुगल साम्राज्य से बस इतने 7 का ही नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हीं में से अगर पूछेगा तो पूछ लेगा। आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबर। देखिए, सबसे पहले जो आता है आपका मुगल जो काल आता है, बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने क्या किया था? अब बाबर जब से मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, तो अब सुल्तान की जगह अपने आप को ये लोग बादशाह बोलने लगे। ठीक है, क्या बोलने लगे? दिल्ली सल्तनत जब समाप्त हुआ, बाबर जब आया, इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में जब हराया, हराने के बाद एक नया साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। और अब क्या बोला कि अब कोई सुल्तान नहीं बोलेगा। पहले क्या था? सुल्तान कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के अधीन। मध्यकालीन इतिहास में जब मुगल साम्राज्य की एंट्री होती है, तो ये लोग अपने आप को बादशाह बोलते हैं। सुल्तान ना बोल करके क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। बाबर जब गद्दी में बैठा, एक प्रश्न मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट निकाल करके मैंने लास्ट में इसको कवर अप किया था, कि बाबर ने जब गद्दी संभाली तो वो 12 वर्ष का था। किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, मुझे ध्यान नहीं है, बट मैंने कहीं देखा है कि बाबर जब गद्दी में बैठा तो उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष का था। बाबर तैमूर लंग का वंशज था। बाबर ही था जो संस्थापक था आपके मुगल साम्राज्य का। बाबर जब गद्दी में बैठा, उस समय यह फरगना का शासक हुआ करता था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अब देखिए, ये सब पॉइंट में अगर मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहां से आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा दोस्तों,
कि तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का पहली बार भारत में प्रयोग। आज तक कभी तुगलमा युद्ध नीति और तोप का प्रयोग भारत में हुआ ही नहीं था, पहली बार बाबर लेकर के आया बाहर से, ठीक है। उसके बाद पानीपत का पहला पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, इब्राहिम शाह लोधी, ठीक है, इब्राहिम शाह लोधी और बाबर के बीच में बाबर जीत गया। खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। देखिए पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये सब में बाबर कॉमन है और सबको बाबर ही जीतेगा, कोई भी युद्ध बाबर नहीं हारेगा, ठीक। तो आप सिर्फ क्या याद रखिएगा कि कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ है, तो खानवा राणा सांगा, ठीक है, चंदेरी मेदिनी राय, घाघरा अफगानों के साथ हुआ था। और सब में कौन जीता दोस्तों, सब में बाबर जीता आपका। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा 1527, चंदेरी 28, घाघरा 29, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 26, 27, 28, 29, ठीक। अब बाबर की जो रचना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीटेट या छत्तीसगढ़ कई बार पूछता है। तुजु के बाबरी, एकमात्र ऐसी किताब थी तुजु के बाबरी जो तुर्की भाषा में थी, अदरवाइज जितने भी मुगल साम्राज्य की किताबें बनी हैं वो सब की सब फारसी भाषा में थी। एकमात्र किताब जो तुर्की भाषा में थी वो थी आपकी तुजु के बाबरी, और तुजु के बाबरी में ही बाबर का पूरा क्या है उसके बारे में लिखा है। लेकिन इसका जो है क्वेश्चन पूछा है सीडीटेट में, तुजु के बाबरी, ठीक है, इसका ये नहीं पूछा था कि पंचतंत्र का निम्नलिखित में से किसने फारसी अनुवाद किया, तो वो था अबुल फजल, ठीक है। और तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद किया बाबरनामा के नाम से, तुजु के बाबरी का बाबरनामा, ठीक है। तो तुजु के बाबरी और बाबरनामा क्या है, दोनों सेम है, याद रखिएगा। और तुजु के बाबरी का बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया, इसका ट्रांसलेशन किया। तुजु के बाबरी बाबर की रचना थी तुर्की में, इसका फारसी में अनुवाद, क्योंकि सारे के सारे 99.99% जितनी भी किताबें थी वो सब फारसी में रची गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाबर से बस इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ एक और है कि बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली का जनक माना जाता है, बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जनक माना जाता है। आई होप आपको बाबर यहां से पूरा क्लियर हो गया होगा। बाबर के बाद दोस्तों देखिए हुमायूं आता है। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। पॉइंट्स बहुत सारे हैं बट मैंने बहुत कम पॉइंट यहाँ पे कवर अप किया है। हुमायूं का तीन प्रमुख युद्ध दोस्तों, एक है आपका कालिंजर का युद्ध 1532 में, प्रताप रुद्रदेव को हराए थे, ये प्रताप रुद्रदेव को हराया। 1539 में चौसा शेर शाह सूरी, और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो था वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। कालिंजर का युद्ध जीत गया था हुमायूं, पर चौसा और बिलग्राम या कन्नौज दोनों सेम नाम है, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध बोले या कन्नौज का युद्ध बोले, दोनों सेम है। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था, हुमायूं हार गया, शेर शाह सूरी जीत गया और हुमायूं यहां से भाग गया। बाद में क्या होता है दोस्तों, 1555 में फिर से आता है आपका हुमायूं, और पंजाब के एक शासक रहते हैं सिकंदर सूरी, इसको हराता है और फिर से गद्दी प्राप्त करके दिल्ली की गद्दी में बैठ जाता है। 1556 में ये क्या करता है ना, इससे पहले दीन पनाह नामक एक नगर बसाता है और उसी में एक शेर मंडल नामक पुस्तकालय रहता है। तो 1556 में क्या होता है, उसी पुस्तकालय में की जो सीढ़ियां होती हैं उससे लुढ़कते हुए गिरता है और मर जाता है, ठीक है। तो कई सारे इतिहासकारों ने कहा है कि जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़कते लुढ़कते गिर के मर गया। क्लियर हुआ। तो ये 55-56 नहीं याद रहेगा, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या होता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसकी रचना कौन सी है। तो इसकी रचना है हुमायूं नामा, और ये खुद नहीं लिखा है, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने इसकी रचना की है हुमायूं नामा। ऐसा मानते हैं कि ये उसमें विश्वास करता था, मतलब जैसे हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है, उसमें विश्वास करता था ये। अगला आता है इसके बाद दोस्तों शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की मैं खास बात बताऊं तो हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी आता है। इसका मकबरा हमने पढ़ लिया, सासाराम बिहार बक्सर में है। इसने ना ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण करवाया था, कटक से अटक के बीच में जो है, ठीक है। अच्छा, और जो इसका नाम था वो था पहले सड़क आजम, सड़क आजम। और पाटलिपुत्र का नाम इसने क्या किया था, पटना किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। शेर शाह सूरी। अब बात करते हैं दोस्तों अकबर की बात करेंगे। हुमायूं का एक बेटा था अकबर। ये जब गद्दी में बैठा तो इसकी उम्र थी 13 साल, ठीक है। बैरम खान इसके संरक्षक थे। जब तक अकबर अपने खुद के फैसले लेने योग्य ना हो सके तब तक बैरम खान के संरक्षण में अकबर को रखा गया। इनके बचपन का नाम था जलाल। अब महत्वपूर्ण कार्य के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों,
तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में, और 1562 में ही अकबर ने अपने आप को हरमदल से मुक्त कर लिया। हरमदल से मुक्ति भी 1562 में है, दास प्रथा का अंत भी है अकबर के द्वारा 1562 में कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में किया गया। जजिया कर भी आपका 1564 में समाप्त कर दिया गया। दीन इलाही 1582 में स्थापित किया गया। हैं तो बहुत सारे, बस इसमें भी जो इंपॉर्टेंट था मैंने बस वही यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में है दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। याद रखिएगा कि बाबर ने लड़ा है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं। दूसरा होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर जीत जाता है, हेमू हार जाता है, ठीक है। अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। ये इंपॉर्टेंट है ना, हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, अकबर जीता और महाराणा प्रताप जी हार गए। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म, अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही धर्म। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम या बोल सकते हैं एकमात्र हिंदू बीरबल था। बीरबल का मूल नाम महेश दास था, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा होशियार थे और हमेशा अकबर के साथ रहते थे। तानसेन का आवाज बहुत मधुर था, ठीक है। तानसेन जो थे इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ये इन्हें रीवा के राजा का आश्रय प्राप्त था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में कर की जो राजस्व व्यवस्था थी वो जब्ती प्रणाली, ये भी सीजी टेट का आपका क्वेश्चन है। 60 प्रश्न में एक प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से अकबर द्वारा भू राजस्व दर के लिए कौन सी प्रणाली यूज की जाती थी? तो जब्ती प्रणाली। राजा टोडरमल की दहसाल बंदोबस्त को भी बाद में लागू किए ये लोग। दहसाला पद्धति बोलते हैं हम, दहसाल बंदोबस्त 1580 में। अकबर के शासन की एक प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी। अकबर ने मनसब को बना करके रखा था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य, अब देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें आती थी। अकबर के काल को हम कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, ठीक है। और अकबर का जो अकबर काल में जो रचनाएं हुई हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकबरनामा। ये अबुल फजल द्वारा रचित है। किसमें? फारसी भाषा में। मैंने आपको बताया था ना, बाकी सारी की सारी फारसी भाषा में है। सिर्फ बाबर की जो आत्मकथा है तुजू के बाबरी, वो तुर्की में थी। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के नाम से उसका फारसी में अनुवाद कराया, ठीक। और एक पॉइंट पूछता है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने गुजरात को जीतने के पश्चात अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये खास बातें थी दोस्तों अकबर से संबंधित। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने एक ही वीडियो में आज सारा चीज कवर कर दूंगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब अकबर चला गया। अकबर के जाने के बाद अब कौन आएगा? जहांगीर आएगा। जहांगीर अकबर का क्या था? बेटा था, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा बोलता था। जहांगीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो न्याय प्रिय था। जहांगीर ना न्याय प्रिय था और इसने न्याय की जंजीर बनवाई थी। सोने की एक जंजीर थी, जैसे कोई भी अगर फरियादी है, उसको कोई अगर तकलीफ है तो जा करके उस जंजीर को खींचता था, घंटी बजती थी, जहांगीर न्याय करता था। तो जहांगीर बहुत ही न्याय प्रिय शासक था। दूसरी खास बात थी कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा मानते थे जहांगीर, ऐसा बोलता था कि दुनिया में कोई भी ऐसी कलाकृति या कोई भी ऐसी पेंटिंग है उसको ले आओ, मैं देख करके बता दूंगा कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। सोचिए वो कितना बड़ा चित्रकार था, ठीक है। अब जहांगीर के 2 पुत्र होते हैं दोस्तों, खुसरो और खुर्रम। 2 पुत्र होते हैं, खुसरो और खुर्रम। तो खुसरो क्या करता है, अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और जो सिखों के 5वें गुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव, वो इनको आश्रय दे देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो गुरु अर्जुन देव को सपोर्ट करने के कारण, खुसरो की सहायता करने के कारण जो जहांगीर था उसने इनको फांसी दिलवा दिया, मतलब मरवा दिया, ठीक है। इनको क्या किया? जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया। हॉकिंस और टॉमस रो इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस और टॉमस रो कहाँ आए थे? भारत आए थे। क्लियर हो गया सारी बातें जहांगीर से संबंधित।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारा शाहजहां। अब देखिए, खुसरो और खुर्रम, मैंने आपको बताया था, खुसरो खुसरो तो विद्रोह कर दिया तो उसको शासन मिलेगा नहीं, और उसके कारण उनका जो सपोर्ट किए गुरु अर्जुन देव, उनको भी उसने फांसी दिलवा दिया। आगे आएगा इनका बेटा शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। हम सब जानते हैं शाहजहां यही क्या बनवाएगा, ताजमहल बनवाएगा। इनके इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मानते हैं। स्थापत्य कला मतलब इसमें बहुत सारे स्थापत्य, मतलब बहुत सारी रंग बिरंगे संगमरमर के बड़े बड़े नक्काशी किया हुआ बिल्डिंग बनाया गया, जैसे ताजमहल देखने को मिलता है। ताजमहल से अगर कुछ प्रश्न बन सकते हैं तो ये है दो इंपॉर्टेंट। ताजमहल की रूपरेखा बनाई थी उस्ताद ईसा ने, और ताजमहल की जो स्थापना मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने बनाई थी, जबकि इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। एक और बात आती है शाहजहां में, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसके पीछे पितरा दुरा नामक जड़ाऊ का काम किया गया था, और आर्फियस बीड़ा बजाती हुई मुद्रा दिखाई गई थी। ठीक है, अगला है अब शाहजहां ने और क्या क्या करवाया, तो शाहजहां ने दोस्तों आगरा में मोती मस्जिद, शीश महल और जामा मस्जिद, ध्यान रखिएगा जामा मस्जिद बाद में फिर आएगा ना, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कोई और कराएगा, जबकि मोती मस्जिद, शीश महल और जामा मस्जिद आगरा की अगर बात करेंगे तो ये कौन कराया, शाहजहां। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी कौन कराया आपका, यही कराया, शाहजहां। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों। औरंगजेब को क्या बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं। औरंगजेब जीतते जीतते बीजापुर और गोलकुंडा को भी क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब क्या होता है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। ये क्यों मरवाया, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए। औरंगजेब ने कहा सब चीज सही है, सब ठीक है, मैं सब मानता हूं, अब तुम एक काम करो, तुम क्या करो, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। तो लेकिन गुरु तेग बहादुर बोले मैं क्यों करूंगा, और इसी कारण उन्होंने इसको मरवा दिया। एक प्रमुख स्थापत्य है औरंगजेब के काल में, औरंगाबाद में मिलेगा आपको बीबी का मकबरा, बिल्कुल सेम टू सेम ताजमहल जैसा दिखता है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं या काला ताजमहल बोलते हैं, दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं या काला ताजमहल। और औरंगजेब ने ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। औरंगजेब ने ही मोती मस्जिद का निर्माण, मैंने बताया था ना, ये देखिए जस्ट आ गया ना पॉइंट, मोती मस्जिद, ये रहा आपका मोती मस्जिद। आगरा में कौन बनवाया, तो शाहजहां बनवाया था, जबकि औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाया कहां दोस्तों, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये मुगल के सारे प्रमुख बादशाह हमने देख लिए, और लास्ट हमारा बच जाता है मुगल प्रशासन। है तो काफी बड़ा, पर जो एग्जाम में आपके आता है या आया हुआ है, मैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, मुगल प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वकील। ये भी आपके सीजी टेट में या जो क्वेश्चन जब फ्रेम करता है तो याद रखिएगा वकील ही आपका सही आंसर होगा। वकील जो था वो केंद्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। वकील कौन था, केंद्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक प्रशासनिक होते थे। सद्र उस सुदूर किसको बोलते थे, धार्मिक प्रशासनिक को। बख्शी कौन था, बख्शी गल्ला, गल्ला बख्शी, गल्ला में क्या होता है, वेतन लेते हैं अपन, ठीक है। तो सैनिक का जो वेतनाधिकारी होता था उसको हम क्या बोलते थे, गल्ला या बख्शी। फौजदार, फौजदार मतलब हम सब जानते हैं, फौजदार मतलब सेना नायक, फौजी मतलब सेना। कोतवाल, कोतवाल मतलब पुलिस, नगर पुलिस कर्मी। मुहतसीब एक नया मिलेगा दोस्तों आपको, मुहतसीब, मुहतसीब जन आचरण का निरीक्षण करता था मुहतसिब। और एक और है दोस्तों लास्ट में, दीवान, दीवान आपका था वित्त मंत्री। आज के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, अकबर के समय में या उसके मुगल शासनकाल के दौरान दीवान जो होते थे वो कौन होते थे, वित्त मंत्री। इस प्रकार मुगल प्रशासन भी मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हो सकता था मैंने आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। अगर अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।